इस वीडियो में हम लोग द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को समझेंगे, बहुत ब्रीफ में समझेंगे। कहने का मतलब है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें लगेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम जो भी अभी अपकमिंग यूपी जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बताते हुए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक्ट है। इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे वो है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसको अगर नंबर में बात की जाए तो एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961। कहने का मतलब है 1961 में 28 नंबर पर ये एक्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961। और ये इनैक्टमेंट डेट है 28 मई 1961, 20 मई 1961, 20 मई 1961 इनैक्टमेंट। इन्फोर्समेंट डेट नहीं है। इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट डेट दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। देखिए, जो इनैक्टमेंट डेट होता है उस दिन को प्रेसिडेंट का साइन मिल जाता है। जिस दिन को प्रेसिडेंट का साइन मिलता है वो इनैक्टमेंट डेट हो गया। एक्ट बन गया, तैयार हो गया, रेडी हो गया, लेकिन वो लागू में नहीं आया। जब से वो लागू में आएगा उसको कम इनटू फोर्स कहा जाएगा या कमेंसमेंट कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका कमेंसमेंट डेट है। आगे जो भी होगा हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। और इसमें टोटल सेक्शंस हैं 10। एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। इसका ऑब्जेक्टिव है डाउरी यानी दहेज किसी भी प्रकार का लेना या देना को प्रोहिबिट करना, मना करना, रोकना। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ठीक है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन ऑफ डाउरी। क्वेश्चन अगर पूछेगा डाउरी का डेफिनेशन कहाँ पे है, किस सेक्शन में, तो आपको सेक्शन 2 चूज करना होगा। सेक्शन 2 में है डेफिनेशन ऑफ डाउरी। इसमें क्या आता है सेक्शन 2 में डाउरी का डेफिनेशन कि डाउरी वो प्रॉपर्टी होता है जो शादी के दरमियान, शादी में एक पार्टी के द्वारा दूसरे पार्टी को दिया जाता है। मोटा मोटी हम आपको बता रहे हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बता रहे, मतलब समझने के लिए आपको हम बता दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं आप, हम आपको बस समझाने के लिए बता रहे हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि मुस्लिम लॉ में जो डावर या महर होता है वो डाउरी के डेफिनेशन में नहीं होता है। अंडर मुस्लिम लॉ अगर क्वेश्चन आता है ऐसे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डू नॉट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ डाउरी, तो आप चूज़ कीजिएगा डावर या महर, जो भी रहेगा उसमें वो आपको चूज़ करना होगा। देखिए, टर्मिनोलॉजी सिमिलर, एक जैसा ही लग रहा है, डाउरी, डावर, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। डाउरी हो गया दहेज, सिंपल भाषा में, जो हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ कोई भी होगा उसमें डाउरी होगा, दहेज होगा। लेकिन जो डावर का कंसेप्ट है वो केवल एंड केवल मुस्लिम लॉ में ही होता है, ठीक है। डावर, महर। सेक्शन 2 में डिफाइंड है डेफिनेशन ऑफ डाउरी। फिर सेक्शन 3 पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, मतलब डाउरी का एक्चुअल में देना या लेना। सेक्शन 3 पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। एंड सेक्शन 4 क्या है, सेक्शन 4 है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। दहेज का डिमांड किया जा रहा है तो उसका पेनल्टी है सेक्शन 4 में, डिमांड किया जा रहा है, एक्चुअल में दिया या लिया नहीं गया। सेक्शन 4 में है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी और सेक्शन 3 में है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, ठीक है। एक्चुअल में क्या पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट है, जो कि शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, कम से कम 5 साल का इम्प्रिजनमेंट होगा ही, मतलब 5 साल से कम का इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। एक्चुअल में डाउरी जिसने लिया है या दिया है उसको 5 साल से स्टार्ट होगा इम्प्रिजनमेंट, एंड विथ फाइन which shall not be less than 5 years and with fine which shall not be less than 15,000। और इम्प्रिजनमेंट हो गया 5 साल, मिनिमम 5 साल, और फाइन है मिनिमम 15,000। 15,000 से कम फाइन इम्पोज नहीं किया जाएगा। या डाउरी में जो भी वैल्यू है प्रॉपर्टी का, वो वैल्यू जो भी रहेगा, अगर 15,000 से ज़्यादा का वैल्यू है तो उस वैल्यू को, मान लीजिए 1 लाख का डाउरी दिया गया है तो 1 लाख, कम से कम 1 लाख का पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा, उससे ज़्यादा भी इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन एक प्रोवाइजो है कि कोर्ट का एक डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट को अगर लगता है सफिशिएंट रीज़न है, कोर्ट को लगता है तो वो इससे कम पनिशमेंट भी इम्पोज कर सकता है, यानी 5 ईयर्स से कम इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड कर सकता है या 15,000 से कम फाइन इम्पोज कर सकता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन द जजमेंट। जजमेंट में जो भी दिया जाता है वो ऐसे ही हवा में मन किया तो नहीं कर दिया जाता है, उसके ऊपर प्रॉपर रीजनिंग होता है कि जज साहब ने कोई भी इम्पोज किया है पेनल्टी तो क्यों इम्पोज किया है, रीजनिंग देना होता है, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद सेक्शन 4 पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। डाउरी का डिमांड किया गया है, एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में डाउरी लेना या देना सेक्शन 3 में हम लोग देख लिया थे।
ये सेक्शन 4 है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। पेनल्टी क्या है? इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, कम से कम 6 महीने का रहेगा ये। और सेक्शन 3 में हम लोगों ने देखा था एक्चुअल में अगर डाउरी लिया गया है तो कम से कम 5 साल की सज़ा, 5 साल से स्टार्ट होगा एक्चुअल में लिया या दिया गया है डाउरी तो। और डिमांड किया गया है तो मिनिमम 6 महीने, इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 6 महीने और 2 साल के बीच में इम्प्रिजनमेंट रहेगा, ठीक है। 6 साल या 2 साल कब? डिमांड करने की सिचुएशन में। एंड विथ फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़, 10,000 का फाइन। और ये जो एक्चुअल में लिया या दिया गया है, यहाँ पे फाइन कितना है? 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये एक्चुअल में लिया गया है, और डिमांड अगर किया गया है तो 10,000। उसके बाद सेक्शन 4 बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। सेक्शन 4A है बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। ये ओरिजिनली में नहीं था, ये बाद में इसको इंसर्ट करके डाला गया है, जो है इंसर्ट किया गया 1986 में, एक्ट 43 ऑफ 1986। बैन ऑन एडवर्टीजमेंट शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई पेपर में, न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट करता है शादी के लिए कि जो भी मुझसे शादी करेगा या मेरी बेटी से, एज द केस में भी जो भी है, वो अगर एडवर्टीजमेंट में ये भी मेंशन करता है कि हम ये प्रॉपर्टी देंगे, ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी देंगे, तो ये बैन है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी। इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ्स बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 15,000 रुपीज़, ओके। उसके बाद सेक्शन 5 एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। वॉइड होगा एग्रीमेंट किसी भी प्रकार का सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हेयर्स। उसके बाद है सेक्शन 7 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। जो ऑफेंसेस होंगे इस एक्ट में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, इसका कॉग्निजेंस कौन ले सकता है? ये कॉग्निजेंस ले सकता है नो कोर्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से नीचे का कोर्ट कोई भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है, ठीक है। नथिंग इन चैप्टर 36 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल अप्लाई टू एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। चैप्टर 36 क्या है? चैप्टर 36 है रिगार्डिंग लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। उसके बाद सेक्शन 8 ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। सेक्शन 8 कहता है कि इस एक्ट में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, जो भी ऑफेंस है, दहेज का लेना देना या डिमांड करना या एडवर्टीजमेंट, जो भी ऑफेंस मेंशन किया गया है, वो ऑफेंस कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा? कॉग्निजेबल रहेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। और क्या रहेगा? नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। ऑफेंसेस मतलब काफ़ी इसको हीनियस नेचर का ऑफेंस माना गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जनरली हीनियस नेचर का रहता है, तो डिमांड डाउरी एक छोटा मोटा क्राइम नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है। कॉग्निजेबल रहता है, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है। सेक्शन 8A बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस। बर्डन ऑफ प्रूफ ये भी ओरिजिनल में नहीं था, बाद में इंसर्ट किया गया। कब इंसर्ट किया गया? ये इंसर्ट किया गया 1986 में, एक्ट 43 ऑफ 1986। 8A बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टेन केसेस। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? डाउरी लिया गया है या दिया गया है, कोर्ट में मामला आ गया, तो किसके ऊपर प्रूफ है कि वो प्रूफ करे कि डाउरी लिया गया है या दिया गया है या डिमांड किया गया, जो भी किया गया है, किसके ऊपर प्रूफ है? बर्डन ऑफ प्रूफ है। देखिए, आपको जनरल रूल बताते हैं। जनरल रूल ये होता है कि जो भी पर्सन कोर्ट में केस लाता है उसको प्रूफ करना रहता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कोर्ट में केस लाया कि आपके पड़ोसी ने आपके घर में चोरी किया, तो आपको प्रूफ करना होगा कि आपके पड़ोसी ने चोरी किया, ठीक है। लेकिन इस एक्ट में, ये जनरल रूल हम बता रहे हैं, लेकिन इस एक्ट में है इसको एक्सेप्शन भी कह सकते हैं। इस एक्ट में कि अगर लाया गया है कोर्ट में, अगर केस है, पेंडिंग है कि डाउरी का डिमांड किया गया है या एक्चुअल में लिया गया है या दिया गया है, तो किसके ऊपर प्रूफ है? उसके ऊपर है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, वो प्रूफ करेगा कि नहीं, हमने किसी भी प्रकार का ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ठीक है। जो एक्यूज्ड रहेगा उसी को प्रूफ करना रहेगा कि नहीं, हम गिल्टी नहीं है, हम किसी भी प्रकार के डाउरी ना लिए हैं, ना दिए हैं, ना ये क्या किया है, ना डिमांड किए हैं। कहने का मतलब है, सीधा सीधी अगर आम भाषा में कहा जाए तो दूल्हा के ऊपर रहता है, दूल्हा के घर वाले के ऊपर रहेगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए आसान भाषा में कहा है।
लेकिन यहाँ पे अगर पढ़िएगा वेयर एनी पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर टेकिंग और अबेटिंग द टेकिंग ऑफ एनी डाउरी अंडर सेक्शन 3 और द डिमांडिंग ऑफ डाउरी अंडर सेक्शन 4, द बर्डन ऑफ प्रूफिंग दैट ही हैड नॉट कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दोज सेक्शंस शैल बी ऑन हिम। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 8B डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। कितने डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स एक स्टेट में हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, उसका कोई नंबर नहीं, जितना स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लगेगा उतने डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स हो सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एक और चीज़ का गठन करेगी जो कि है एडवाइजरी बोर्ड का। स्टेट गवर्नमेंट एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगी जिसमें कि मेंबर्स होंगे नॉट मोर देन 5 सोशल वेलफेयर वर्कर्स। मैक्सिमम 5 मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें से कम 2 महिला होंगी, वोमेन होंगी। उसके बाद है सेक्शन 9 पावर टू मेक रूल्स। रूल्स कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकता है। उसके बाद सेक्शन 10 पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ठीक है, तो ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये हम आपको बता दिए हैं। उसके बाद ये एक छोटा सा है रूल्स, द डाउरी प्रोहिबिशन मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट्स ऑफ प्रेजेंट्स टू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम रूल्स 1985। शादी में जो भी तोहफे दिए गए हैं, कितना उसका वैल्यू है, क्या है, वो चीज़ का लिस्ट बनाना होता है, वो ये रूल छोटा सा रूल है 1985 का, ये बताता है। उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेते हैं अदर एक्ट के, जैसे आईपीसी एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 का देख लेते हैं। इसमें सेक्शन 304B है डाउरी डेथ। 304B डाउरी डेथ, 304B डाउरी डेथ, डाउरी डेथ का डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, पढ़ दें? ठीक है, पढ़ देते हैं। वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और ऑकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। 7 साल के भीतर शादी के 7 साल के अंदर में अगर मृत्यु होती है इस सिचुएशन में तो उसको डाउरी डेथ माना जाएगा। एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी। Such death shall be called a dowry death and such husband or relative shall be deemed to have caused her death। ठीक है, और इसकी सज़ा क्या है? पनिशमेंट नॉट लेस देन इम्प्रिजनमेंट, नॉट लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। डाउरी डेथ, एक तो डेथ किया गया है, ऊपर से डाउरी के लिए डेथ किया गया है, तो मिनिमम 7 साल की सज़ा होगी ही, मिनिमम 7 years, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। उसके बाद चैप्टर 20A ऑफ क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, जो कि सेक्शन 498A हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी। इसमें पनिशमेंट है विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है क्रुएल्टी के केस में। ठीक है, क्रुएल्टी के केस में 3 साल तक एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। फाइन का कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 3 साल तक हो सकता है। किस सिचुएशन में? क्रुएल्टी में 498A। लेकिन अगर डेथ हो जाता है डाउरी डेथ तो मिनिमम 7 साल की इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और क्रुएल्टी है, डाउरी डेथ है किसमें? 304B डाउरी डेथ, 304B डाउरी डेथ, 304B डाउरी डेथ एंड 498A हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी। ये आईपीसी के सेक्शंस हैं। कुछ CRPC 1973 एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 के भी सेक्शंस हैं, सच एज 174 पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड एट्सेट्रा। इसी में आप नीचे में आइएगा तो ये सबसेक्शन 3 देखिएगा कि व्हेन द केस इन्वॉल्व सुसाइड बाय अ वुमन विद इन 7 years, 7 साल के अंदर में सुसाइड हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में मेंशन है यहाँ पे। 176 इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, 198A प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ठीक है, 198A है किसका? CRPC 1973 का। उसके बाद ये फर्स्ट शेड्यूल में कुछ मेंशन है चैप्टर 20A के रिगार्डिंग में। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में है 113A, जो कि है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में है 113A, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।